Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed the meaning of bills of exchange and promissory notes. We also discussed that the accounting treatment in both the cases is same. The entries are same, whether we are given bills of exchange or we are given promissory note. Any doubt up to there? No, sir. Okay, good. Now let's discuss further. It is customary to add 3 days of grace to the period of bill. Okay, let's understand this. Suppose a bill is accepted on 1st January and the period of bill is 2 months. So 2 months of 1st January will be what date? 1st March. 1st 1st March. March. But the bill's maturity date will be 4th March, 3 days further. 3 days का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में पीरियड मेंशन्ड हो, डेट मेंशन्ड हो मैच्योरिटी की या पीरियड मेंशन्ड हो, उसमें 3 दिन और ऐड किए जाते हैं डेज ऑफ ग्रेस. क्लियर? Yes, sir. If date of maturity falls on a public holiday मतलब Sunday or a gazetted holiday, the bill amount is payable on previous day. Suppose ये 4th मार्च को कोई gazetted holiday होती है, तो फिर बिल ये पेबल होगा 3rd मार्च को. Clear? Yes. Yes, sir. There are 3 types of bills of exchange. First is bill at sight, means payable on demand. Means जिसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, कभी भी ड्रॉअर पेमेंट के लिए बोल सकता है एक्सेप्टर को. तो प्रैक्टिकली ये वाले कम होते हैं, ठीक है, और इनमें डेज ऑफ ग्रेस भी नहीं होते, बिकॉज एनी टाइम द सेलर कैन आस्क फॉर द पेमेंट. सेकेंड टाइप इज बिल आफ्टर डेट. अभी जो हमने एग्जांपल लिया 1st January पेबल 2 months आफ्टर डेट, ठीक है, एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 15 January. बिल इज ड्रॉन ऑन 1st January. ड्रॉअर ने बिल बनाया 1st January को, उस पे लिखा हुआ है पेबल 2 months आफ्टर डेट, ठीक है. बिल एक्सेप्ट हुआ 15 January को, एक्सेप्टर के साइन हुए 15 January को. अब इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 1st January से 2 months कब हुए? 1st March. 1st March. 3 days of grace ऐड करो. 4th March. So this bill will mature on 4th March. ठीक है. जहां बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ है, द पीरियड बिगिंस टू रन फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल. जिस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ था वहां से पीरियड काउंट होना शुरू होता है. क्लियर? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज बिल आफ्टर साइट. मोस्ट कॉमन ये वाला होता है, बिल आफ्टर साइट. द पीरियड बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. अब वही एग्जांपल अगर हम दोबारा लें, अ बिल डेटेड 1st January पेबल 2 months आफ्टर साइट, बिल पे लिखा हुआ है आफ्टर साइट, एक्सेप्टेड ऑन 15 January. अब इसका पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 15 January. वेरी गुड, 15 January से. सो 15th January से 2 months क्या डेट आ जाएगी? 15th March. प्लस 3 days of grace. 18th March. So this bill will mature on 18th March. Clear? Yes, sir. If nothing is mentioned in the question, we assume the bill of exchange or promissory note is bill after sight. Clear? Yes, sir. Now we come to accounting treatment. What entries are passed for bill of exchange transactions? ये लिखते जाओ साथ साथ. Heading लिखो accounting treatment. First point, acceptance of bill. आपको क्वेश्चन में देखना होगा, क्वेश्चन में आपको जो ट्रांजैक्शन दी हुई है कहां से स्टार्ट हो रही है, वहां से आपको एंट्री स्टार्ट करनी है.
फर्स्ट एंट्री इज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. जब बिल एक्सेप्ट हो गया तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, फॉर द ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसे पैसे मिलने हैं. और एक्सेप्टर के लिए वो कहलाता है बिल्स पेबल. Payable. यस, बिल्स पेबल, बिकॉज उसके लिए लायबिलिटी है, उसने पे करना है अमाउंट. ठीक है. सो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, उसके पास एक नया एसेट आ रहा है. कौन सा एसेट? बिल्स रिसीवेबल. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. और एक्सेप्टर जो दूसरा एसेट था, डेटर कह लो या एक्सेप्टर कह लो, उसे क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. हम फिर से वो एग्जांपल लेते हैं. सपोज 10,000 के गुड्स हमने सेल किए रोमिल को क्रेडिट पे, तो हमारी सेल की एंट्री क्या होगी? Sir, on credit or cash basis? ऑन क्रेडिट बेसिस. Romil debit to sales account. यस, रोमिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000. अब रोमिल से हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया 10,000 का, तो जो रोमिल के अकाउंट में डेबिट 10,000 थे वो हम क्रेडिट कर देंगे टू रोमिल, और नया एसेट उसकी जगह आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल. सो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोमिल 10,000. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, जिसने गुड्स खरीदे थे उसने एंट्री क्या की होगी? सप्लायर डेबिट, नहीं सॉरी, Purchase. परचेज के टाइम पे उसने क्या एंट्री की होगी? Purchases account debit to supplier. यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर. ठीक है. अब वो सप्लायर का अकाउंट क्लोज कर देगा और एक नई लायबिलिटी आ जाएगी उसकी जगह. क्रेडिटर की जगह बिल पेबल आ गया बेसिकली. ड्रॉअर की बुक्स में डेटर की जगह बिल्स रिसीवेबल आ गया उतने ही अमाउंट का. एक्सेप्टर की बुक्स में क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल आ गया उतने ही अमाउंट का. तो अब वो एंट्री करेगा ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेप्टर. लिख लो ये एंट्रीज यहां तक. Sir, written. Okay. Now, after getting the bill of exchange, the drawer may decide to keep the bill with himself till maturity and take its payment on maturity, or the drawer may get the bill discounted from the bank. ये concept भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, discounting of bill. Or the drawer may endorse the bill to someone else. And there is a fourth possibility also. The drawer may send the bill to bank for collection of the amount just before the due date, and bank will collect the amount. So depending upon what the drawer does with the bill, next entry will be dependent on that. So write down second point, subsequent entry depending upon what drawer does with the bill. इसमें ये इस तरह का एक टेबल बना लो. केस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी. एक्सेप्टर का सबसे पतला कॉलम बनाना. क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी इसके लिए. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कर रहा है, इससे एक्सेप्टर कंसर्न नहीं है. एक्सेप्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन. चाहे वो रिटेन करे बिल, चाहे डिस्काउंट कराए, चाहे एंडोर्स कराए, चाहे बैंक को दे कलेक्शन के लिए ड्रॉअर.
acceptor will not come in the entry, so no entry in the books of acceptor in any of these cases. Sir, drawn the format. ठीक है, अब केस ए लिखो, बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। रिटेन्ड मतलब ड्रॉर ने बिल अपने पास ही रखा मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी पर फिर वो उसकी पेमेंट ले लेगा बाद में। तो अगर मैच्योरिटी तक ड्रॉर ने बिल अपने पास ही रखा तो और कोई एंट्री उसके लिए होनी है ड्रॉर की बुक्स में? No, sir, we have already made that. We've already made the entry for receiving the bill. Now no more entry is required for keeping the bill. ठीक है, सो डैश डाल दो इसमें। एंडोर्सी अभी आया ही नहीं इस केस में, तो एंडोर्सी में भी डैश आ जाएगा। एक्सेप्टर की बुक्स में आप ये लिख लो, नो एंट्री, सभी केसेस में कॉमन, नो एंट्री एज एक्सेप्टर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। Sir, written. Written. नाउ केस बी, बिल डिस्काउंटेड, ब्रैकेट में लिखो डिस्काउंटिंग चार्जेस फ्रॉम डिस्काउंटिंग डेट टू मैच्योरिटी डेट। Sir, written. डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है? दीज आर काइंड ऑफ इंटरेस्ट दैट द बैंक इज चार्जिंग फॉर द काइंड ऑफ लोन इट इज गिविंग। ठीक है, तो वो कब से कब तक इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्ज कलेक्ट करेगा? जिस दिन बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया उस दिन से बैंक ने ये लोन दिया, बिल की मैच्योरिटी डेट तक, क्योंकि उस डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे बैंक को पैसे मिलेंगे फाइनली। तो इस किस पीरियड का डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। क्लियर? Yes, sir. नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, दो लाइन छोड़कर पहले लिखो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल चला गया ड्रॉर के पास से, सपोज 10,000 का, वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, 10,000 का बिल रिसीवेबल चला गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा 10,000 उस एग्जांपल में। Sir, written. अब सपोज बैंक इन डिस्काउंटिंग चार्जेस का रेट हमें दिया हुआ है 12% पर एनम। कितना दिया हुआ है? 12% per. 12% पर एनम। और इस बिल का मैच्योरिटी, इस बिल का जो पीरियड है वो है 3 मंथ्स। हमने बिल डिस्काउंट कराया 1 महीने के बाद, बिल मिलने के 1 महीने के बाद, तो कितने पीरियड का डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा? 2 2 months. months. वेरी गुड, 2 मंथ्स। 12% अगर पूरे साल का है तो 1 मंथ का कितना होगा? 1%. तो 2 मंथ्स का कितना होगा? 2%. वेरी गुड। 10,000 का 2% मतलब 200 रुपए, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस में आ जाएंगे 200 रुपए उस एग्जाम्पल में। ठीक है, और बैंक, सबसे ऊपर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, मतलब 10,000 में से 200 रुपए काट के 9,800 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बैंक अकाउंट को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया। डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्यों डेबिट कर रहे हैं? It is an expense. It is expense. वेरी गुड, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, और टू बिल रिसीवेबल क्योंकि ये वाला एसेट कम हो गया। इज दिस एंट्री क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंडोर्सी की बुक्स में अगेन
अभी इंडोर्सी इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, तो नो एंट्री। सिर्फ एंडोर्समेंट वाले केस में इंडोर्सी के बुक्स में एंट्री आएगी, विच इज द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस लिखो सी, बिल एंडोर्स्ड। Written. सपोज रोमिल से जो 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे मिला, मैंने उसे गुड सेल किए, मैंने प्रिशिता को 10,000 की पेमेंट करनी थी, तो मैंने वही वाला बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ प्रिशिता, और मैंने प्रिशिता को कहा कि ये 3 मंथ्स के बाद आप पेमेंट ले लेना रोमिल से डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ क्रेडिटर टू समवन एल्स इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के अकाउंट सेटल हो गए, वहां से बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, और जिसको मैंने पेमेंट करनी थी उसको वही बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने एंडोर्स कर दिया। तो अब रोमिल जब प्रिशिता को पेमेंट कर देगा मैच्योरिटी डेट पे, तो मैं मान लूंगा कि रोमिल से पैसे मिल गए और मैंने प्रिशिता को पेमेंट दे दी, ठीक है, जबकि वो देगा डायरेक्टली प्रिशिता को, लेकिन मेरी बुक में दोनों का अकाउंट सेटल हो जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. सो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, बिल रिसीवेबल फिर से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि चला गया। सो 2 बिल्स रिसीवेबल है, गया किसके पास, हु इज द रिसीवर, Endorsee. एंडोर्सी, तो उसको डेबिट कर देंगे। सो एंट्री बिकम्स एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Sir, written. Now the entry will come in books of endorsee also. For the endorsee, this is again bills receivable because he or she has to get its payment now. ठीक है? So in the books of endorsee, bills receivable account debit. एसेट बढ़ गया उनका ये, लेकिन उन्हें बिल किस, एंडोर्सी को बिल किससे मिला, हु इज द गिवर, Drawer. ड्रॉर, तो वो क्रेडिट करेगा ड्रॉर को। सो उसकी बुक्स में एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, क्योंकि एंडोर्सी की बुक्स में अकाउंट किसका सेटल हो रहा है, किसका क्लोज हो रहा है, ड्रॉर का। Sir, written. फोर्थ केस, डी पॉइंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यू मे हैव नोटिस्ड, जब हमें कहीं से चेक मिलता है कोई, तो हम उस चेक का क्या करते हैं जनरली, The deposit in the bank. we deposit it in our bank, and our bank collects the amount from the bank of the issuer of the check, and the amount is transferred to our account, है ना। This is called collection of check, checks collected by bank। हमने बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में कई बार ये ट्रांजैक्शन पढ़ी है ना। Yes, sir. तो इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को भी हम बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं फॉर कलेक्शन। मैच्योरिटी डेट पर या उससे 1-2 दिन पहले हम बैंक में वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिट करवा देंगे। हमारा बैंक मैच्योरिटी डेट पर एक्सेप्टर के बैंक से अमाउंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्या कर देगा, डेबिट या क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट। क्रेडिट कर देगा। वेरी गुड, क्योंकि बैंक के हिसाब से क्रेडिट क्या है, हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। सो
व्हेन वी सेंड दिस बिल फॉर कलेक्शन, उस दिन हम क्या एंट्री करेंगे? 2 बिल्स रिसीवेबल तो हो गई, बिकॉज बिल रिसीवेबल चला गया। कहां चला गया? अब हम टेम्परेरी अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि 1-2 दिन में ये कलेक्ट हो जाना है। तो उन 1-2 दिन के टाइम के लिए, पीरियड के लिए, we'll create a new temporary account, bills sent for collection account. We will debit that account. So the entry becomes bills sent for collection account debit to bills receivable account. And so when we will receive the amount, then the entry would be bank account debit to bill sent for collection account. Excellent. Yes. अभी आएंगे उस पे नेक्स्ट स्टेप में। लिख लिया इतना? Yes, sir. Now third entry, थर्ड पॉइंट लिखो, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ बिल। मैच्योरिटी पे जब बिल की पेमेंट हो जाएगी तब क्या एंट्री होनी है? टेबल यही आपका कंटिन्यू हो जाएगा जो बना रखा है आपने। केस ए, बिल वॉज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। ड्रॉर ने अपने पास ही बिल रखा हुआ था मैच्योरिटी तक, तो अब मैच्योरिटी डेट पर उसे पेमेंट मिल जाएगी बिल की। तो ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए? Bank account debit to bills receivable account. Yes. बिल्स रिसीवेबल वो एक्सेप्टर को भिजवा देगा और उससे एक्सेप्टर से अमाउंट उसे मिल जाएगा बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Sir, written. Now tell me the entry in the books of acceptor. Bills payable account debit to bank. Yes, क्योंकि उसकी बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी अब खत्म हो गई, उसने पेमेंट कर दी तो। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और उसके बैंक से पैसे चले गए तो टू बैंक अकाउंट। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके साथ नीचे ब्रैकेट में लिख लो इन ऑल केसेस एक्सेप्टर की बुक्स में, क्योंकि एक्सेप्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रॉर ने बिल रिटेन किया था या डिस्काउंट कराया था या एंडोर्स किया था या सेंट फॉर कलेक्शन था। उसके लिए तो उसकी लायबिलिटी क्लोज हो रही है और पेमेंट हो रही है बिल की। तो एंट्री सेम रहेगी एक्सेप्टर की बुक्स में इन ऑल द केसेस। Sir, written. एंडोर्सी अभी इन्वॉल्व नहीं है, एंडोर्सी एंडोर्समेंट वाले केस में ही आएगा सिर्फ। सो बी, बिल वॉज डिस्काउंटेड। अगर ड्रॉर ने बिल डिस्काउंट करवा लिया था तो बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी डेट पर किसके पास था? Bank. बैंक के पास। बैंक ने एक्सेप्टर के पास भेजा, पेमेंट बैंक को मिल गई। ठीक है, एक्सेप्टर ने पेमेंट कर दी, बैंक को पेमेंट मिल गई। ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? And nothing because he is not involved. वेरी गुड, नथिंग, बिकॉज एक्सेप्टर पेमेंट कर रहा है, बैंक पेमेंट ले रहा है, तो ड्रॉर तो इन्वॉल्व ही नहीं है। ड्रॉर को तो इसके पैसे पहले ही मिल गए थे डिस्काउंटिंग के टाइम पे, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के, है ना। सो डैश, ड्रॉर की बुक्स में नो एंट्री विल बी देयर। सी, बिल वॉज एंडोर्स्ड। ड्रॉर ने बिल एंडोर्स कर दिया था एंडोर्सी को। ये जिन भी एंट्रीज में हम ड्रॉर, एक्सेप्टर, एंडोर्सी ये सब लिख रहे हैं, एक्चुअल जब आप क्वेश्चन करोगे जो नाम आपको दिए होंगे वो लिखने हैं। ड्रॉर या एक्सेप्टर तभी लिखना है जब कोई नाम ना दिया हो। अगर नाम दिए हुए हैं तो आपने वो नाम यूज करने हैं इसकी जगह। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अगर एंडोर्स कर दिया था बिल ड्रॉर ने, देन व्हाट शुड बी हु वाज हैविंग द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी? Endorsee. Endorsee. So endorsee must have presented the bill to the acceptor. Acceptor must have made the payment to the endorsee. Is drawer involved?
No. No, sir. नो, क्योंकि ड्रॉर की बुक्स में तो उसी दिन दोनों का अकाउंट सेटल हो गया था जब उसने एंडोर्स किया था बिल को। उसकी बुक्स में एक्सेप्टर का अकाउंट तो तभी क्लोज हो गया था जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया था, और एंडोर्सी का अकाउंट उस दिन क्लोज हो गया था जिस दिन उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया। तो अब तो उसके कुछ ड्रॉर को कुछ भी नहीं मिलना है इस बिल का, सो अगेन डैश, नो एंट्री। व्हाट अबाउट द बुक्स ऑफ एंडोर्सी? शुड द एंट्री Bank account debit to. Sir, there will be entry bank account debit to drawer. वेरी गुड। टू ड्रॉर नहीं, टू बिल्स रिसीवेबल, उसके पास जो बिल रिसीवेबल था वो चला गया और उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? Yes, Yes. sir. लिख ली है एंट्री? Yes, sir. नाउ केस डी, बिल वॉज सेंट फॉर कलेक्शन। तो अब ड्रॉर की बुक्स में प्रीशिता ये एंट्री पहले ही बता चुकी है, तो अब लिख लो बस इसे, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए और बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक टेम्परेरी अकाउंट जो क्रिएट किया था वो अब क्लोज हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। Written. नाउ राइट दिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1, ये क्वेश्चन लिख लो। रिटर्न। No. ओके, लिख लो। Okay, now make two formats of journal, full page। एक इसमें क्या मांगा है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, एक्सेप्टर एंड एंडोर्सी। एक फुल पेज जर्नल का फॉर्मेट बनाओ ड्रॉर के लिए, ड्रॉर की बुक्स में जो उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरे पेज पर आप
अराउंड कितनी लेंथ का, एंडोर्सी की बुक्स में 2 ही एंट्रीज आनी है, तो अराउंड 7-8 लाइंस का फॉर्मेट एंडोर्सी की जगह छोड़, नीचे की 7-8 लाइंस छोड़ के ऊपर जो फॉर्मेट बनाओगे वो एक्सेप्टर की बुक्स के लिए जर्नल का हो जाएगा। तो 2 पेज में तीनों जर्नल के फॉर्मेट आ जाएंगे, एक फुल पेज पे ड्रॉअर की बुक्स के लिए, सेकंड पेज पे अराउंड 20 लाइंस में एक्सेप्टर की बुक्स के लिए जर्नल का फॉर्मेट, और रिमेनिंग पेज पे एंडोर्सी की बुक्स के लिए जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट्स आप बना के रखना, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. एक और चीज अभी कर लेते हैं, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन करने बैठते हैं उसमें बहुत सारी डेट्स इन्वॉल्व होती हैं, एंड व्हेन वी आर पासिंग एंट्रीज इन अ जर्नल वी नो वी हैव टू पास द एंट्रीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद वाली डेट की एंट्री पहले हो गई और पहले वाली डेट की एंट्री बाद में हो रही है, वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं उसके। ठीक है, वो गलत हो जाता है, ऑर्डर आपका सही रहना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़कर सबसे पहले रफ में जोन जोन सी डेट्स इन्वॉल्व हैं वो लिख लेनी चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विक्रम ओड 60,000 टू वरुण, 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 20, 10, 18 and 12,000 for a period of 1 month, 2 months, 3 months and 4 months were drawn and accepted on 5th July। तो पहली डेट हमारे पास आ गई 5th जुलाई, ये लिख लिया हमने 5/7। ठीक है, अब पीरियड हमें दिया हुआ है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। 5th जुलाई से 1 मंथ 3 डेज कब होंगे? 8 August. 8th अगस्त, नेक्स्ट डेट ये लिख लो। फिर उसके एक महीने बाद 8 सितंबर, नेक्स्ट डेट ये लिख लो। उसके एक महीने बाद 8 अक्टूबर, सो 8-10, एंड फोर्थ बिल 8 नवंबर, 8-11। चारों बिल्स की मैच्योरिटी डेट भी लिख लो। Written. रिटर्न। अब इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फर्दर डेट नोट करने के लिए। द फर्स्ट बिल वॉज सेंट फॉर कलेक्शन 2 days बिफोर इट्स मैच्योरिटी। फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी थी 8th अगस्त, उससे 2 दिन पहले भेज दिया तो क्या डेट आ गई? 6 August. 6th अगस्त। इसे हमने नीचे की लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, रफ में ही लिख रहे हो, लेकिन क्योंकि अगर इसे हमने यहाँ पे राइट में लिख दिया तो फिर हो सकता है हम ये मिस कर जाएं, क्योंकि अगस्त के बाद सीधे सितंबर पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो बेटर है रफ में लिख रहे हो लेकिन फिर भी उसे नीचे की लाइन में लिखो, 6th अगस्त की एक डेट आ गई। उसके बाद कहा है सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स टू प्रीति आफ्टर 1 month। आफ्टर 1 month फ्रॉम विच डेट? 5th जुलाई, जब वो मिला था। 5th जुलाई से 1 month क्या डेट आई? 5th August. अब 6th अगस्त से भी एक दिन पहले की एक डेट मिल गई हमें, 5th अगस्त। ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये पहले होनी है, बाद में 6th अगस्त होनी है। उसके बाद थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक ऑन 8th अगस्त। एक और अगस्त की डेट मिल गई, 8th अगस्त, ये भी लिख लो। उसके बाद लिखा है ऑल बिल्स वर पेड ऑन मैच्योरिटी डेट्स। तो और कोई डेट अब इस क्वेश्चन में नहीं आ रही। अब हम ध्यान से देखें तो जो हमने रफ में डेट्स लिखी हैं, जुलाई से लेके नवंबर तक, अगस्त का एक ऐसा मंथ आ रहा है जिसमें 4 डेट्स हैं, और उन्हें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाएं तो 5th, 6th और 8th की 2 ट्रांजैक्शंस। बाकी सब मंथ्स में एक एक डेट है, एक एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इससे हमें ध्यान रहेगा कि हमें एंट्रीज करते हुए कोई एंट्री बीच में प्रॉपर ऑर्डर में छूट ना जाए। क्लियर? तो आप ये फॉर्मेट्स बना लेना जर्नल के, और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एनी डाउट एनीवन? Do, sir. ओके, थैंक यू।
Thank you, sir.